जबलपुर शहर से 150 किलोमीटर दूर हस्तिनापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में कई साल पुराना बाबा का ढाबा नाम का एक ढाबा था, जो कि कई सालों से बंद पड़ा था। उस ढाबे के आसपास कोई भी नहीं भटकता था। सारे गांव में ये अफवाह थी कि बाबा की मौत उसी ढाबे में हुई थी और उनकी आत्मा आज भी उसी ढाबे में भटकती है। जबलपुर शहर का एक मिडिल क्लास आदमी अभय तिवारी अपनी पत्नी रूहानी के साथ आता है। वो ढाबा खरीदना चाहता था। वो उस गांव में आकर लोगों से पूछता है, अरे सुनो तो भैया, मैंने ऑनलाइन देखा था कि इस गांव का मशहूर बाबा का ढाबा बिकाऊ है। दरअसल मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे उस ढाबे का पता बता सकते हो? कौन सा ढाबा? क्या नाम लिया तुमने भाई? तनिक फिर से कहो तो। अरे बाबा का ढाबा, हाँ यही नाम था भाई, यही नाम था। क्या आप मुझे उस ढाबे तक पहुंचा देंगे? अरे मोरी मैया, उस ढाबे को किसने बिकाऊ पर लगा दिया भैया? उस ढाबे का तो नाम भी मत लेना भैया। उसको तो कोई मुफ्त में देगा तो भी मैं नहीं लूंगा। वो ढाबा भूतिया है, गांव का कोई आदमी उसके आसपास भी नहीं भटकता। मेरी मानिए तो आप भी उस ढाबे से दूर ही रहिएगा। ये आप कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं? ये सब अंधविश्वास है। लेकिन अच्छा ही है ना, जो इस अंधविश्वास की वजह से वो ढाबा मुझे मिल रहा है। अच्छा रहने दो, तुम मत चलो मेरे साथ, मैं खुद ही अपना रास्ता ढूंढ लूंगा। कुछ देर तक रास्ता भटकने के बाद आखिरकार गूगल मैप की सहायता से वो बाबा के ढाबे तक पहुंच ही जाते हैं। जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो वहां एक लंबा चौड़ा गोरे रंग का आदमी रंजन खड़ा होता है। उसके हाथ में कुछ पेपर्स होते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि उस ढाबे के मालिक का बेटा होता है। उसे देख अभय उससे पूछता है, सुनिए, क्या आप ही बाबा का ढाबा के मालिक हो? हाँ, मैं ही इस ढाबे का मालिक हूँ। चलो अब जल्दी से डील फाइनल करते हैं। ये लो पेपर्स और जल्दी से इन पर साइन कर दो और मुझे मेरे पैसे दे दो। अरे ठहरिए भाई साहब, आपको इतनी जल्दी क्या है? पहले मुझे ये ढाबा देख तो लेने दीजिए। एक बात तो बताइए भाई साहब, आप इतनी अच्छी लोकेशन को बेचना क्यों चाहते हैं? आखिर कोई तो राज होगा इसका। आप लोग अपने काम से काम रखिए। अगर और देर की तो मैं इसके दाम बढ़ा दूंगा। इतना सस्ता ढाबा तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा ठीक है भाई साहब, आप गुस्सा मत होइए। हैं, अब ये डील फाइनल करते हैं। आज से ये ढाबा मेरा है। अभय उन पेपर्स पर साइन कर देता है और रंजन को उसकी कीमत दे देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका है। फिर मिलेंगे। अच्छा नहीं, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। रंजन चुपचाप गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। रूहानी, इस लड़के का एटीट्यूड देखा? बड़ा ही घमंडी आदमी है ये तो। दो मीठे बोल बोलने में इसका क्या चला जाता। छोड़िए ना, आप क्यों परेशान होते हो? खैर मुझे क्या, मुझे तो ये ढाबा मिल गया, बस मैं तो खुश हूँ। लोकेशन भी काफी अच्छी है और नाम भी बहुत अच्छा है इस ढाबे का। बाबा का ढाबा है। मुझे तो कोई बदलाव करने की जरूरत ही नहीं। बाबा का ढाबा देखने में ही काफी पुराना था। अंदर बड़े बड़े मकड़ियों के जाले, अंधेरा और चारों ओर धूली धूल होती है। अरे बाप रे, इसमें तो कितनी गंदगी है। ऐसा लगता है कई सालों से यहाँ सफाई हुई ही नहीं। हाँ, ऐसा करो अभय, कुछ मजदूर बुला लो जो इसकी अच्छे से साफ सफाई कर दे। कुछ देर बाद वो दोनों कार में बिठाकर दो मजदूरों को लाते हैं, लेकिन बाबा का ढाबा देखते ही वो मजदूर वहाँ काम करने से मना कर देते हैं। अभय और रूहानी बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि कोई भी उस ढाबे की सफाई करने के लिए तैयार नहीं होता। अंत में अभय और रूहानी ही मिलकर उस ढाबे की सफाई करते हैं। साफ सफाई करते करते उन दोनों को शाम हो जाती है। फिर रात को भी वो वहीं सो जाते हैं। जब वो रात में सो रहे होते हैं तो उन दोनों को किचन में से कुछ आवाजें आने लगती हैं। रूहानी धीरे से उठकर किचन की तरफ जाती है तो वहां दीवार पर उसे किसी की परछाई नजर आती है। रूहानी घबरा जाती है और वो जल्दी से लाइट ऑन करती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, मैं बेकार ही घबरा रही थी। न जाने लोगों ने कैसी कैसी बेकार की अफवाहें फैला रखी हैं इस ढाबे के बारे में। फिर वो जाकर सो जाती है और अगले दिन दोनों पति पत्नी उठकर ढाबे के लिए नए पोस्टर और मेन्यू कार्ड बनवा कर लाते हैं और उन्हें ढाबे पर लगा देते हैं। इसके बाद अभय रसोइये को ढूंढने के लिए जाता है जो उसके ढाबे पर खाना बनाने का काम कर सके, लेकिन बाबा का ढाबा नाम सुनकर कोई भी आने को तैयार नहीं होता। अभय बहुत परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे। वो ढाबे पर वापस आकर सारी बात रूहानी को बताता है। मैं क्या करूं रूहानी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ढाबे का नाम सुनते ही जो है कोई यहाँ काम करने को तैयार ही नहीं होता है। तुम चिंता मत करो अभय, हम दोनों मिलकर इस ढाबे की शुरुआत करेंगे। चलो पहले बाजार से कुछ राशन ले आते हैं, उसके बाद आकर अपने ग्राहकों के लिए खाना तैयार करते हैं। ये सही आइडिया, चलो चलते हैं। दोनों बाजार से सब्जियां और राशन लाकर खाना पकाने की तैयारी करते हैं और सारी तैयारी खत्म होने के बाद वो कस्टमर्स का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन उस दिन कोई भी वहाँ नहीं आता। फिर वो उसी में से थोड़ा थोड़ा खाकर सो जाते हैं और अगले दिन उठकर फिर लगन से खाना बनाते हैं और लोगों का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद उनके ढाबे पर एक गाड़ी आकर रुकती है। उनमें से 4 लड़के बाहर निकलते हैं।
वो चारों टूरिस्ट होते हैं जो वहाँ पर घूमने आए हुए होते हैं। उनको उस ढाबे का खाना बहुत ही पसंद आता है। साथ ही वो YouTube पर भी उस ढाबे के खाने की तारीफ करते हुए एक वीडियो अपलोड कर देते हैं। एक हफ्ते के अंदर ही वहाँ पर कस्टमर्स की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। हर रोज वहाँ 25 से 30 कस्टमर आने लगते हैं। अब तक तो वो दोनों अकेले संभाल लेते हैं, लेकिन अब काम बहुत बढ़ने लगता है। वो दोनों रात रात भर जागने लगते हैं, लेकिन है तो इंसान ही। एक दिन वो दोनों खाने की आधी तैयारी करते हैं और फिर थक हार कर सो जाते हैं। फिर जब वो अगली सुबह उठते हैं तो हे भगवान, सुबह हो गई। आँख कब लग गई पता ही नहीं चला। किचन में तो कितना काम बाकी है। रूहानी किचन में जाकर देखती है तो सारा खाना बनकर तैयार होता है। अरे वाह, ये क्या, सारा खाना तैयार है। लगता है अभय ने अकेले ही सारा खाना तैयार कर लिया। अभय, अभय, जरा यहाँ आना तो। अब क्या हुआ रूहानी? अरे वाह, तुमने तो अकेले ही सारा खाना तैयार कर लिया। मैंने कोई खाना नहीं बनाया, मुझे तो लगा कि तुमने। एक मिनट, इसका मतलब तुमने भी ये खाना नहीं बनाया है? नहीं, अब रात को कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अभी तुम्हारी आवाज देने पर जागा हूं मैं तो। पर ये कैसे हुआ भाई? ऐसा कौन सा जादू हुआ है रात में? छोड़ो, हमें क्या करना है, खाना तो तैयार हो गया ना। चलो अब जल्दी से साफ सफाई कर लेते हैं, कस्टमर आते ही होंगे। हाँ हाँ, चलो चलो। ये जादू देख वो दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन फिर ढाबा खोलने का समय हो जाता है। लेकिन वो दोनों सारा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं। फिर अभय को एक तरकीब सूझती है और वो रात को सोने से पहले खाना बनाने का सारा कच्चा सामान, सब्जियां किचन में रख देते हैं और सोने चले जाते हैं। दरअसल वो दोनों देखना चाहते थे कि आज भी कोई जादू होता है या नहीं। अगले दिन जब वो सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि सारा खाना पक चुका होता है। वो दोनों ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अब आखिर पता लगाना ही पड़ेगा कि ये सब जो है वो कौन कर रहा है भाई। आज रात को मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगा। फिर अभय और रूहानी तय करते हैं कि वो सारा सामान उस जगह पर रख देंगे और फिर सोएंगे नहीं। वो दोनों बड़ी देर से इंतजार कर रहे होते हैं। फिर आधी रात होती है। वो चोरी छुपे सब देख रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक बहुत बूढ़ा सा आदमी अचानक से किचन में प्रकट होता है और खाने की तैयारी करने लगता है और फिर सारा सामान बनाकर तैयार कर देता है। वो बेहद ही कमजोर और बूढ़ा आदमी होता है। कुछ देर बाद अभय और रूहानी बाबा के पास जाते हैं और पूछते हैं, बाबा आप कौन हो और यहाँ पर ये सब काम चुपके चुपके क्यों कर रहे हो? और आप कभी हमारे सामने क्यों नहीं आते? अगर आपको काम की जरूरत है तो आप मुझसे कहिए, मैं आपको पैसे दे दूंगा। और आपकी देखिए हालत कैसी हो गई है, आपको तो अच्छे से खाना पीना चाहिए। बेटा, मुझे मरे हुए 10 साल हो चुके हैं। मैं ही इस बाबा का ढाबा का मालिक हूँ। रंजन, जिसने तुम्हें ये ढाबा बेचा है वो मेरा ही बेटा है। 20 साल पहले मैंने ही इस ढाबे को शुरू किया था और 20 साल तक इसे चलाया भी। इस ढाबे से अच्छी कमाई होती थी। कुछ समय बाद मेरे बच्चे पढ़ाई के लिए विदेश चले गए और वहीं नौकरी करने लगे। मैं हमेशा चाहता था कि ये ढाबा चलता रहे। रंजन से मैंने ये बात कही भी, लेकिन एक बार जब वो विदेश गया तो फिर कभी लौट कर आया ही नहीं। ना ही उसकी कोई खबर आई और फिर मैं बहुत अकेला पड़ गया और अकेले ही इस ढाबे को चलाता रहा। और फिर मैं धीरे धीरे और भी कमजोर और बूढ़ा होता चला गया। और फिर एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार था, लेकिन मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। मैं अकेले ही इस रसोई में तड़प तड़प कर मर गया और तब से मेरी आत्मा इसी रसोई में बस गई। अब सच कहूं तो मैं कभी नहीं चाहता कि ये ढाबा बंद हो या लोग इसका नाम भूल जाएं। मैं चाहता हूं कि बाबा का ढाबा नाम लोगों को हमेशा याद रहे। मैं कभी नहीं चाहता कि ये ढाबा बदले या इस पर कुछ और शुरू हो। जो भी लोग इस ढाबे को खरीदने आते वो सब इसे तोड़कर यहाँ पर कोई कंपनी या फैक्ट्री शुरू करना चाहते थे। इसलिए मैं उन लोगों को खूब डरा देता हूँ। लेकिन तुम अकेले ऐसे थे जिसने मेरे इस ढाबे का नाम और पहचान नहीं मिटने दी। इसलिए मैंने तुम्हारा कभी बुरा नहीं किया और तुम्हारी मदद करने की सोची। अब मैं भी तुम दोनों के काम में हमेशा हाथ बढ़ाऊंगा ताकि मेरा ढाबा फिर से चल पड़े। बाबा का ढाबा फिर से शुरू करने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा तुम दोनों का आभारी रहूंगा। बाबा के मुंह से ये सब बातें सुनकर अभय और रूहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन दोनों को समझ आ जाता है कि अकेलापन एक इंसान को कितना खोखला कर देता है। इसके बाद वो बाबा के ढाबे को बहुत अच्छे से चलाते हैं।
उस काली सुनसान रात में कई सालों से बंद पड़े और भूतिया घोषित हो चुके उस अस्पताल में भारी हलचल थी। बाहर कुत्तों का शोर माहौल को खौफनाक बना रहा था। उस बंद पड़े अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में एक चुड़ैल की डिलीवरी हो रही थी। उसके आसपास बहुत सारी भयानक चुड़ैलें खड़ी थी। ऑपरेशन थिएटर के बेड के नीचे भी कुछ चुड़ैलें बैठी थी और वे चुड़ैलें जलती हुई आग के सामने कोई मंत्र बुदबुदा रही थी। जिस चुड़ैल की डिलीवरी होने वाली होती थी उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थी। उसे दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन उसने अपने दर्द को दबा रखा था। इस दर्द के उस पार मुक्ति होगी, मुक्ति। कुछ देर बाद अचानक से जलती हुई आग बुझ गई। उसके बाद वो सारी चुड़ैलें जिस चुड़ैल की डिलीवरी हो रही थी उसके आगे खड़ी हो गई। बाहर कुत्तों के भौंकने का शोर और भी बढ़ गया था, लेकिन फिर सब कुछ खामोश हो गया और एक बच्ची के रोने की आवाज आने लगी। मुक्ति आ गई, मुक्ति बहन आ गई, मुक्ति तेरी बेटी आ गई। मेरी बेटी मुक्ति, रोना तुम्हें नहीं किसी और को है। इस घटना के कुछ दिनों के बाद की बात है। रात के 11:30 बज रहे थे। मायागंज में रहने वाला सूर्या अपनी कार से उस सुनसान सड़क के रास्ते अपने घर वापस लौट रहा था। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। फोन की स्क्रीन पर अननोन कॉलिंग लिखा आ रहा था। हेलो हेलो, अरे कौन है भाई, कुछ तो बोलो। सूर्या ने काफी देर तक हेलो हेलो किया, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। गुस्से में उसने फोन काट दिया। अरे अजीब पागल लोग हैं? अरे बात नहीं करनी तो फोन क्यों करते हैं? तभी अचानक फिर से उसके फोन की घंटी बजने लगी। इस बार भी स्क्रीन पर अननोन कॉलिंग ही लिखा आ रहा था। उसने फोन नहीं उठाया, लेकिन लगातार 3 बार जब फोन आया तो उसने गुस्से में फोन उठा लिया और चिल्लाते हुए बोला, हेलो। इस बार किसी छोटी बच्ची के हंसने की आवाज फोन पर आती है और फिर एक औरत की खौफनाक आवाज उसके कानों से टकराती है। सूर्या, इस धरती पर तेरे दिन पूरे हो गए। तुझे तड़पा तड़पा कर मारने वाली ने जन्म ले लिया है। कौन बोल रहा है? ये क्या मजाक है भाई? क्या मजाक है? मजाक नहीं, मौत। तुझे तड़पा तड़पा कर मारा जाएगा। तू बचेगा नहीं, वो जन्म ले चुकी है। सूर्या उस औरत की आवाज से इतना डर गया कि उसे पता ही नहीं चला कि उसने रेड लाइट जंप कर दी है और उसकी कार की किसी दूसरे की कार से जोरदार टक्कर हो गई। उस कार को एक लेडी चला रही थी और वो पूरी तरह से घायल हो गई थी। उसके चेहरे से खून निकल रहा था और वो सड़क पर गिरी हुई तड़प रही थी। उसका चेहरा काफी भयानक लग रहा था। अगर मैं यहाँ रुका तो खामखा फंस जाऊंगा। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। रात काफी हो गई थी, इसलिए सड़क लगभग सुनसान हो गई थी। सूर्या ने कार पीछे घुमाई और फिर तेज रफ्तार में वहां से निकल गया। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी कार की पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ है। उसने गाड़ी के शीशे में जो देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। अरे ये तो वही औरत है जिसका एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हो गया था। ये यहाँ कैसे आई? तुझे तड़पा तड़पा कर मारने वाली जन्म ले चुकी है। तू बचेगा नहीं। ये कहकर वो औरत वहां से गायब हो गई। ये देखकर सूर्या के दिल की धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगी। कौन थी वो औरत? और उसने भी सेम वही बात कही जो मुझे फोन पर किसी औरत ने कही थी। क्या हो सकता है इन दोनों बातों का कनेक्शन? सूर्या अपने अपार्टमेंट पहुंच गया था, लेकिन रास्ते में हुई घटना अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। वो लिफ्ट में गया और अपने फ्लोर का नंबर 8 दबाया। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। तभी लिफ्ट की दीवारों से खून निकलने लगा और उस खून से लिफ्ट की दीवारों पर कुछ लिखा जाने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? लिफ्ट के अंदर खून कहां से आ गया? और ये क्या लिखा है? और ये क्या लिखा हुआ है इन दीवारों पर? जब सूर्या ने लिफ्ट की दीवारों पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसका दम फूलने लगा। उसके हाथ पैर कांपने लगे। लिफ्ट की दीवार पर लिखा था, सूर्या, इस धरती पर तेरे दिन पूरे हो गए हैं। तुझे तड़पा तड़पा कर मारने वाली ने जन्म ले लिया है।
ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये बार बार एक ही बात क्यों दोहराई जा रही है? मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा।